हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विन एग्ज़ाम पर। और जो है हमने दो वीडियो में जो है देखा है महाजनपद और उनकी राजधानी। उसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पर किन किन व राजवंशों ने जो है शासन किया। इसके बाद में आज हम देखेंगे कि जो है भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण और जो विदेशी आक्रमण हुए, जैसे कि यूनानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण देखेंगे कि किस प्रकार से यूनानियों ने आक्रमण किया भारत पर और जो है ईरानियों ने आक्रमण किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि भारत के जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में मगध का जो है उदय हुआ और मगध का उदय हुआ और मगध अपना विस्तार लगातार जो है कर रहा था। लेकिन जो है भारत का जो ये एरिया था, भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, उत्तर पश्चिमी एरिया था, यहाँ पर जो है कोई भी राजवंश नहीं था। यहाँ पर छोटे छोटे राजा थे जो कि गंधार, कंबोज और इस एरिया में छोटे छोटे राजा थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्योंकि यहाँ पर जो है एक प्रकार का राजनीतिक खालीपन था, और यहाँ पर कोई भी साम्राज्य नहीं था। इसीलिए जब जो है मगध अपना विस्तार कर रहा था, लगभग जो है 600 ईसा पूर्व के करीब मगध अपना विस्तार कर रहा था। उसी समय जो है ईरान में एक साम्राज्य था, उसका नाम था अखमीनी साम्राज्य। ईरान में एक साम्राज्य था जिसका नाम था अखमीनी साम्राज्य। और अखमीनी साम्राज्य का जो शासक था, उसका नाम था सेरिकस। वो ईरान में विस्तार कर रहा था। तो उसने जो है यहाँ पर जो है आक्रमण किया, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो है आक्रमण किया, परंतु जो है उसको सफलता नहीं मिली। उसके बाद में उसका जो है पुत्र हुआ, लगभग जो है 516 ईस्वी के करीब, 516 ईसा पूर्व के करीब जो है उसका पुत्र जो हुआ, उसका नाम था डेरियस प्रथम। इसको दारा भी कहा जाता था, तो डेरियस प्रथम या दारा। इसने जो है भारत के जो है उत्तर और पश्चिमी जो है क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया, और उसने जो है यहाँ के राजाओं को हराकर और जो है यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। तो इसमें जो है ये जो गंधार का आपने देखा था, गंधार और तक्षशिला, ये और जो है पंजाब, ये सब एरिया जो है उन्होंने विजय किया। तो डेरियस प्रथम ने जो है आक्रमण किया और उसने जो है पंजाब, सिंध और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र जो है वो क्या कर लिया, पंजाब और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इस पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसके बाद में क्या हुआ, इसको अपना जो है प्रांत बना लिया। क्योंकि वो जो है जिस क्षेत्र को जीतता था उसको अपना प्रांत बना लेता था, इसलिए उसने जो है अपना जो है प्रांत इसको बना लिया, और इसको अपना जो है 20वां प्रांत बना लिया। 20वां जो है इसको प्रांत बना लिया। इसको प्रांत या छत्रप भी कहते थे। तो उसने अपना 20वां प्रांत या छत्रप बना लिया। क्योंकि ये जो भाग था वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। इसीलिए यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उपज जो है पैदावार जो है प्राप्त होती थी। इसलिए उसको जो है प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में 360 टैलेंट सोना जो है राजस्व के रूप में प्रतिवर्ष प्राप्त होता था।
ये टैलेंट जो है ये एक प्रकार के जो है मापने की जो है इकाई थी। उस समय की मापने की इकाई जो थी वो टैलेंट थी। बाहर की जो इकाई थी वो टैलेंट थी। तो उसने जो है क्या किया, जो डेरियस प्रथम था उसने जो है यहाँ पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में उसने पंजाब, सिंध और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था, ये जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत एक प्रकार से देख लीजिए, तो इसको जो है उसने जो है जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली और उसको अपना 20वां प्रांत या छत्रपद बना लिया। क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध था, इसीलिए उसको यहाँ से लगभग 300 टैलेंट सोना जो है राजस्व के रूप में हर वर्ष प्राप्त होता था। और इसके द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था उसका जो है जीता गया जो क्षेत्र था उसका 1/3 यहाँ से ही प्राप्त होता था। ऐसा समझ लीजिए कि जितना भी एरिया उसने जो है कुल एरिया जो जीता था उसका 1/3 सिर्फ जो है यहाँ से भारत से ही प्राप्त होता था। भारत के जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिमी, वहाँ से ही प्राप्त होता था। अब देखिए उसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसने भी जो है क्या किया, उसने जो है अपने जो है भारत के जो सैनिक थे उनको जो है अपनी सेना में शामिल किया, और जो है सेना में शामिल करने के बाद जो है लड़ाइयों में, युद्धों में उनका जो है सहयोग योगदान लेता रहा। इस प्रकार से लगभग इनका साम्राज्य जो है, ये जो है अखमीनी साम्राज्य का लगभग 150 वर्षों तक जो है चला। उसके बाद में इस साम्राज्य का धीरे धीरे जो है पतन होने लगा, और जो है फिर से वही घटना हुई कि यहाँ पर एक प्रकार का राजनीतिक खालीपन जो है फिर से उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे जो है छोटे छोटे राजा फिर से जो है अपना जो है उदय होने लगे। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ ये कि उसके बाद में अब जो यूनान का शासक है, यूनान का शासक जो अलेक्जेंडर है, वो जो है इराक ईरान को जीतते हुए वो जो है इस क्षेत्र पर जो है आक्रमण करेगा। तो उसको अभी देखेंगे, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि ईरानियों के आने के कारण यहाँ पर भारत में क्या प्रभाव जो है देखने को मिले। ईरानी आक्रमण के कारण जो है भारत में क्या प्रभाव हमको देखने को मिले। देखिए सर्वप्रथम ये देखने को मिला कि भारत में जो है वो खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि, भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। ये जो लिपि थी, ये देखिए जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन ये जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसका जो है उल्लेख जो है अशोक के जो है शिलालेखों में आपको देखने को मिलेगा। अशोक के शिलालेखों में इसका जो है आपको अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख जो है आपको खरोष्टी लिपि का देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हुआ कि पश्चिम से जो है व्यापार स्थापित हुआ। पहला प्रभाव ये हो गया। दूसरा प्रभाव ये होगा कि पश्चिम से जो है व्यापार, कुछ जो सिक्के मिले, जो है सिक्कों से कुछ सिक्के मिले, जिससे सिक्कों से ये जो है पता चला कि जो है कि यहाँ पर जो है व्यापार भी स्थापित हुआ। जो है पश्चिम से भारत का जो है, भारत के जो है पूरे भारत से पश्चिम का जो है व्यापार जो था वो भी जो है देखने को मिला। मतलब जो है व्यापार भी स्थापित हुआ इस एरिया का जो व्यापार था वो भी जो है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यूनानी आक्रमण। देखिए जब अखमीनी साम्राज्य का ईरान के शासक अखमीनी साम्राज्य का जब पतन हो गया, तो यहाँ पर जो है राजनीतिक खालीपन आ गया। यहाँ पर छोटे छोटे राजा जो है वो उन्होंने अपना उत्कर्ष फिर से कर लिया और छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। तो इस राजनीतिक खालीपन को दूर करने के लिए जो है यूनानियों ने अपना जो है आक्रमण किया। तो यूनानियों में आक्रमण देखिए सर्वप्रथम ये मिलता है कि जो फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था, फिलिप द्वितीय जो कि मकदूनिया का शासक था, उसका पुत्र था सिकंदर। उसका पुत्र जो था वो सिकंदर था, और जो कि सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। देखिए अब फिलिप द्वितीय जो था
उसका पुत्र था सिकंदर, और सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो है वह संपूर्ण विश्व की विजय की चाहत रखता था, और उसको जो है बहुत ज़्यादा समुद्र और भौगोलिक चीज़ें देखने की लालसा रहती थी। क्योंकि एक इतिहासकार हुए हैं हेरोडोटस, उन्होंने भारत की विशाल संपदा के बारे में जो है उसने जो है जिक्र किया है। इसीलिए वो लालायित होकर भारत पर करना चाह रहा था। तो अब सिकंदर जो है वो एशिया माइनर मतलब हुआ ये कि वह इराक, तुर्की और ईरान को जीतता हुआ भारत की ओर पहुंचा। लगभग 326 ईसा पूर्व वह जो है 326 ईसा पूर्व वह खैबर दर्रे से, कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से। देखिए ये है खैबर दर्रा, ये खैबर दर्रा है। तो इस खैबर दर्रे से उसने जो है भारत में प्रवेश किया, और सबसे पहले जो है उसको जो है सिंधु नदी क्रॉस करने के बाद सर्वप्रथम उसका सामना जो हुआ वह सामना हुआ तक्षशिला के राजा अंभी से सामना हुआ। और अंभी ने क्या किया? अंभी ने उसके सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके आगे बढ़ने में उसके युद्ध में मदद करने के लिए कहा। तो राजा ने जब आत्मसमर्पण कर दिया और उसके आगे बढ़ने को कहा, तो उसका द्वितीय जो सामना हुआ उसके बाद में वो आगे बढ़ा, और जब सिंधु नदी क्रॉस करने के बाद में वो जो है राजा अंभी से मिला। अंभी से मिलने के बाद में वह जब पहुंचा झेलम नदी के तट पर जब पहुंचा, तो उसका सामना हुआ झेलम नदी के तट पर जब उसका सामना हुआ राजा पोरस या पुरु से। तो राजा पोरस से जब उसका सामना हुआ, तो पोरस ने उसका जो है मुकाबला बहुत वीरतापूर्वक किया। परंतु जो है पोरस की इसमें जो है वो हार हुई। क्योंकि पोरस ने बहुत ज़्यादा वीरतापूर्वक उसका सामना किया, इसीलिए जो सिकंदर उससे प्रसन्न होकर के उसको जो है उससे जो भी क्षेत्र जीता था उसको जो है वापस कर दिया, जो है विजयी क्षेत्र क्या कर दिया? वापस कर दिया। और जो है आगे बढ़ने में उससे इस प्रकार से जो है पोरस की और सिकंदर की मित्रता हो गई, और पोरस ने उसको आगे विजय अभियान में मदद करने के लिए कहा। अब जब सिकंदर जो है झेलम नदी के आगे देखिए ये है खैबर दर्रा, और खैबर दर्रे से आगे जब बढ़ता है सिकंदर, तो यहाँ पर देखिए तक्षशिला के राजा अंभी से उसके जो है सामना हुआ। उसके बाद में उसका सामना हुआ ये झेलम नदी का तट है, तो यहाँ पर जो है उसका सामना हुआ राजा पोरस से। और जब उसके बाद में वह जब जो है झेलम नदी से आगे बढ़ा और जब व्यास नदी के तट पर पहुँचा, तो व्यास नदी के तट पर पहुँचने के बाद उसके जो सैनिक थे उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। चूँकि उसके सैनिक जो है 10 वर्षों से लगातार जो है लड़ते आ रहे थे, और वो बीमार भी हो रहे थे, और उनको सैनिकों को सुनने को मिला था कि गंगा नदी के तट पर एक विशाल साम्राज्य है और उसकी काफ़ी बड़ी सेना है, एक ताकतवर साम्राज्य है और उसकी काफ़ी बड़ी सेना है। इसीलिए उनके सैनिकों को कुछ डर भी लग रहा था, और वो अपने घर जाना चाह रहे थे। तो सिकंदर ने जो है अपने सैनिकों से काफ़ी ज़्यादा अपील भी की, और उसने कहा कि मैं अपने जो है सैनिकों में उत्साह भर रहा हूँ, मैं उन कायरतापूर्ण डरे हुए सिरों में उत्साह भरना चाह रहा हूँ जो कि कायरतापूर्ण डर से झुके हुए हैं। इतना कहने के बाद भी जो है उसके सैनिक जो है नहीं माने, और वह जो है आगे बढ़ने से उन्होंने मना ही करते रहे। तो इस प्रकार जो है सिकंदर किसी से नहीं हारा, वो अपने सैनिकों से हारा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो है व्यास नदी के तट से ही जो सिकंदर था वो वापसी उसने कर ली, और वापसी जब की
तो उसने लगभग 19 महीने जो है 19 महीने भारत में बिताए और जो है वह लगातार युद्ध में ही ग्रस्त रहा। तो जब उसने वापसी की तो उसने दो मार्ग लिए। वापसी के उसने दो मार्ग लिए। एक तो जल मार्ग था और एक स्थल मार्ग था। एक जल मार्ग था, एक स्थल मार्ग था और एक जल मार्ग था। देखिए, एक स्थल मार्ग था और एक जल मार्ग था। तो जल मार्ग से उसने जो है अपने सेनापति निरियाकस जो है सेनापति, उसके जो है उसके नेतृत्व में जो है सेना को भेज दिया। और स्थल मार्ग से अपने सेनापति जो थे उसका नाम था क्रेटेरस। तो क्रेटेरस के नेतृत्व में जो है उसने जो है सेना भेज दी। तो स्थल मार्ग से भेजी वो क्रेटेरस के नेतृत्व में, और जल मार्ग से निरियाकस जो उसका राजदूत था या सेनापति था उसके जो है नेतृत्व में भेज दी सेना। अब देखिए, उसके बाद में उसने जो है जाने के बाद में उसने जो है इस प्रकार से उसने जो है अरेंजमेंट किया कि जो सिंधु नदी, देखिए ये सिंधु नदी है। तो ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी ये जो है सिंधु नदी है। उसके बाद में ये मान लीजिए जो है झेलम है, और ये मान लीजिए कि व्यास है। तो देखिए, सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र था उसने तक्षशिला के राजा अंभी को दे दिया। और झेलम और व्यास के बीच का जो क्षेत्र था उसने राजा पोरस को दे दिया। और सिंधु नदी के जो पश्चिम का भाग था उसने अपने गवर्नर फिलिप को दे दिया। तो उसने जो है 3 भागों में जो है अपने बंटवारा कर दिया और जो क्षेत्र विजय किया था, और उसको जो है सिंधु नदी के जो है पश्चिम का क्षेत्र अपने गवर्नर फिलिप को दे दिया। और झेलम और सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र जो है राजा अंभी को, तक्षशिला के राजा अंभी को दे दिया। और झेलम और व्यास का जो क्षेत्र था उसको राजा पोरस को दे दिया। इस प्रकार उसने जो है ये अरेंजमेंट किया। और उसने जो है यहाँ पर जाते जाते 2 नगर भी बसाए। 2 नगर भी उसने बसाए। देखिए, पहले नगर का नाम था बुकेफाला और दूसरे नगर का नाम था विजयनगर। तो इसने जो है बुकेफाला जो नाम था वो अपने प्रिय घोड़े की याद में जो है रखा था। और विजयनगर जो था वो राजा पोरस से जब युद्ध किया था और युद्ध की विजय की स्मृति में उसने जो है विजयनगर का जो है विजयनगर का नाम रखा। अब देखिए, प्रभाव क्या मिलते हैं, क्या हमको जो है जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उसके बाद में हमको क्या भारत में क्या प्रभाव देखने को मिले, उसका प्रभाव क्या देखने को मिले। देखिए, प्रभाव ये देखने को मिले कि भारत और यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो है रहने वाले जितने भी यूनानी और शिल्पियों के लिए जो है व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इससे क्या हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला। उसके बाद में दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ ये कि जो है गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली का विकास हुआ। और देखिए क्या हुआ कि जो है सिकंदर के साथ काफ़ी सारे इतिहासकार आए थे। सिकंदर के साथ में काफ़ी इतिहासकार आए थे जो कि अपना मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ के गए। उसके साथ में काफ़ी इतिहासकार आए थे जिन्होंने तिथियों सहित जो है वर्णन किया। जो भी उस समय घटनाएं घटित हुई उसका जो है तिथियों सहित वर्णन किया, जिससे हमको जो है पूर्व में इतिहास की घटनाओं को अनुमान करने में जो है सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलते हैं।
तो ये तो था कि जो है किस प्रकार से जो है यूनानी और जो है ईरानी आक्रमण हुए। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ इसको। देखिए यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण को देखिए, जब जो है लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था, तो उस समय जो है ईरान में भी एक था अखमीनी साम्राज्य। अखमीनी साम्राज्य जो है वो भी अपना जो है विस्तार करने में लगा हुआ था, क्योंकि भारत का जो है ये वाला क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था, यहाँ पर कोई शासन नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं था। यहाँ पर छोटे छोटे राजा थे और उनको हराकर जो है अखमीनी साम्राज्य के प्रथम शासक डेरियस प्रथम द्वारा यहाँ का जो क्षेत्र था वो उसको विजित कर लिया गया और इसको 20वां प्रांत बना लिया गया। जब इसको 20वां प्रांत बना लिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा समृद्ध था, तो यहाँ से उनको लगभग 360 टैलेंट सोना प्रतिवर्ष प्राप्त होता था, जो कि उसकी कुल आय का 1/3 था। 150 वर्षों तक यह शासन चला। उसके बाद में इसका शासन का धीरे धीरे पतन हो गया। अब देखिए इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं। प्रभाव खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, और यहाँ पर सिक्कों से प्राप्त हुआ कि यहाँ पर जो सिक्के थे उनसे ये पता चला कि यहाँ पर जो है व्यापार भी होता था और व्यापार का मार्ग भी खुला। देखिए अब यूनानी आक्रमण क्या हुआ कि जब लगभग ईरानियों का जो है पतन हो गया, तो वहाँ पर राजनीतिक खालीपन हो गया। अब जो है उसको भरने के लिए जो है मकदूनिया का शासक जो था सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था, और उसने जो है उधर से जो है यूनान से होते हुए एशिया माइनर, इराक, तुर्की और ईरान को जीतते हुए लगभग 326 ईसा पूर्व जो है उसने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश लिया, और उसका प्रथम सामना हुआ तक्षशिला के राजा अम्भी से। जब तक्षशिला के राजा अम्भी से सामना हुआ, तो राजा अम्भी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी जो युद्ध में मदद करने के लिए कहा। द्वितीय सामना उसका हुआ झेलम नदी के तट पर, और झेलम नदी पर उसका जो सामना हुआ राजा पोरस से, उनको पुरु भी कहा जाता है। उसने उसका वीरतापूर्वक जो है सामना किया, और लेकिन वो हार गया। लेकिन जो है क्या हुआ कि जो है सिकंदर प्रसन्न होकर उसने उसका जो है राज्य वापस दे दिया। लगभग सिकंदर 19 महीने तक भारत रहा, और उसके बाद में वह वापस हो गया, क्योंकि उसके सैनिक आगे बढ़ने से मना कर दिए। वो 2 मार्गों से वापस हुआ, एक तो जल मार्ग था और एक स्थल मार्ग था। देखिए स्थल मार्ग का जो है नेतृत्व कर रहा था क्रेटेरस, और जल मार्ग का जो है वो नेतृत्व कर रहा था निरियाकस। चूँकि इसने जाते जाते जो है कुछ रीअरेंजमेंट किए, और जो है व्यास नदी से झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो पोरस को दे दिया, और सिंध से और झेलम के बीच का जो क्षेत्र था वो अम्भी को दे दिया, और सिंधु से पश्चिम का जो क्षेत्र था वो राजा फिलिप को दे दिया। और यहाँ पर उसने 2 नगर भी बसाए। एक नगर था बुकेफाला और दूसरा नगर था विजयनगर। देखिए एक चीज़ और थी, जब उसने जो है राजा झेलम के साथ में जो लड़ाई की और युद्ध किया, तो इस युद्ध को जो है झेलम नदी के तट पर हुआ, क्योंकि तो इसको जो है हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए सिकंदर के आक्रमण से क्या प्रभाव हुए। भारत और यूनान के मध्य जो है प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ, और यहाँ पर व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसके बाद में गांधार शैली का विकास हुआ, क्योंकि इतिहासकार जो सिकंदर के साथ में आए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ के गए, जिससे जो है हमको इतिहास को पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और एक ये भी था कि जो भारत और यूनान के मध्य जब जो है युद्ध हुआ और जो है वहाँ पर सिकंदर आया, तो इससे ये पता चला कि जो है यूरोप और भारत को जाने वाले रास्तों का पता चला, जिसे कि जल मार्ग से हो गया था तो जल मार्ग का भी पता चला, और स्थल मार्ग से गया था तो स्थल मार्ग का भी पता चला। तो ये थे यूनानी और जो है ईरानी आक्रमण। और इस प्रकार से हमने ये देखा कि भारत में किस प्रकार से प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ। अब इसके बाद में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।